नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। और आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो करंट अफेयर्स का टॉपिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत ज्यादा चर्चा में भी है। और ये है लीगल एज फॉर मैरिज रिवाइज्ड। तो यहाँ पे बेसिकली ये रिवाइज जो हुआ है वो हुआ है विमेन के लिए, और ये मेन के लिए नहीं हुआ है, विमेन के लिए है। जैसा कि आपको पता है कि अभी तक जो हमारा स्टैट्यूटरी लॉ है उसके अकॉर्डिंग मेन जो मेल है, मेन है, उनका लीगल एज, मैरिज एज 21 है, और फीमेल का जो लीगल एज है वो 18 है, और इसको बढ़ा के 21 कर दिया गया है फीमेल्स के लिए। तो आइए जरा इसके बारे में देख लेते हैं, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी। अगर हम लोग इसके नीड की बात करें, इसकी जरूरत की बात करें, तो 2017 के यूएन नेशंस रिपोर्ट की बात कर, यहाँ पे देखिए यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है रिपोर्ट की, यहाँ पे किसी इंडिया की एजेंसी की बात नहीं हो रही। यूनाइटेड नेशंस के रिपोर्ट के अनुसार 27%, 27% ऑफ इंडियन गर्ल्स वर मैरिड बिफोर दे टर्न्ड 18। यानी 27%, अगर मान लीजिए 100 महिलाएं हैं उनमें से 27 महिलाएं वो होंगी, 27 लड़कियां बेसिकली वो होंगी जो 18 से पहले जिनकी मैरिज करा दी जाती है। और ये वो केसेस हैं जो रजिस्टर्ड हैं, है ना, ये वो केसेस हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं। ये वो केसेस नहीं है जो अनरजिस्टर्ड है, वो और ज्यादा है। सो कहने का मतलब ये है कि ये इंडिया में बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम निकल के आ रही है। और ये प्रॉब्लम है क्यों, कई लोग देखिए, जब ये लॉ पास हुआ, या फिर हम ये बोले कि जब इस लॉ के बारे में डिस्कशन हुआ, तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी थी जिनके बहुत नेताओं ने, सो कॉल्ड बड़े नेताओं ने, अब मैं पार्टीज का नाम कह लूं, एक तो लाल टोपी वाली पार्टी है, समझ तो आप गए होंगे, उसके 3-4 नेताओं ने, हमने उनके बयान सुने हैं, और बड़े ही मतलब क्या कह सकते हैं उसे, डेरोगेटरी बयान थे और काफी ज्यादा रिग्रेसिव बयान थे, जो कि प्रोग्रेस को हिंडर करने वाले बयान जिन्हें हम कह सकते हैं। तो खैर, आज की डेट में इवन इन 21st सेंचुरी सोच किस तरीके से पिछड़ी हुई है उसको भी देखा जा सकता है। सबके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, मिनिस्ट्री फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसने एक टास्क फोर्स सेटअप किया था जो कि हेड कौन कर रही हैं, जया जेटली जी, जून 2020 में। और इन्होंने कहा था कि ये कोरिलेशन अपने को देखना है कि एज ऑफ मैरिज और जो बहुत बड़े विमेन हेल्थ के इश्यूज हैं, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, राइट, या फिर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब बच्चा जब पैदा हुआ तो उसकी मृत्यु दर, और बच्चे को जन्म देते वक्त जच्चा जिसे कहते हैं यानी कि माता, उसकी मृत्यु दर भारत में क्या है, इनके इंडिसेस के मैरिज के एज के साथ में क्या कोरिलेशन है। तो जया जेटली कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसने अपना रिपोर्ट सबमिट किया, और रिपोर्ट सबमिट करने में जो सबसे बड़ा रिकमेंडेशन था, उन्होंने कहा कि आपको जो एज है, लीगल एज है 18 की, उसको इंक्रीज करके 21 कर देनी चाहिए। अभी 18 साल की जो एज है उसको बढ़ा के आपको 21 कर देना चाहिए, ये किया जाना चाहिए। ये इस कमिटी का सबसे बड़ा रिकमेंडेशन था। ठीक है, तो आइए जरा, यहां तक आपको कहानी पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी। देखिए, ये भी हो सकता है कि जया जेटली जो कमिटी बनी, मतलब एक कमिटी फॉर्म हुई जिसे जया जेटली हेड कर रही हैं, ये कमिटी बनाई किसने, मिनिस्ट्री फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट सॉरी। और कब बनी, जून 2020 में, पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इसका काम क्या था कि जो एज ऑफ मैरिज है, जो शादी की उम्र है, तयशुदा उम्र है हमारे भारतीय कानून द्वारा, उसके बीच में और बहुत सारे सोशल इंडिसेस हैं, जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन सब में कोरिलेशन क्या है, और यही कोरिलेशन समझाया गया इस रिपोर्ट के द्वारा। और इस रिपोर्ट के इस इंडिकेटर ने एक रिकमेंडेशन दिया, इस पूरी की पूरी कमिटी ने एक रिकमेंडेशन दिया कि जो आपकी 18 साल की एज है, इसको बढ़ा के 21 वर्ष कर दी जाए महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए, ऐसा किया जाना चाहिए।
ठीक है। और क्या रिकमेंडेशंस थे? और फर्दर रिकमेंडेशंस ये रहे कि देखिए, जो विमेन हैं, गर्ल्स हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा अहम हो जाता है कि बेटर एक्सेस टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस। देखिए, आज भी सबसे, आप ये समझिए, अगर कोई भी सोसाइटी अगर बारबेरिक सोसाइटी है और कोई भी सोसाइटी अगर सिविलाइज सोसाइटी है, तो सिविलाइज्ड और बारबेरिक सोसाइटी में अंतर है एजुकेशन का, और स्पेशली एजुकेशन फॉर विमेन का। यदि महिलाएं शिक्षित होंगी, यदि औरतें शिक्षित होंगी, यदि लड़कियां शिक्षित होंगी, तो सोसाइटी सिविलाइज्ड होगी, अदरवाइज बारबेरिक सोसाइटी कहलाएगी। बारबेरिक का मतलब है कि एक क्रूर कह सकते हैं, सिविलाइज्ड का मतलब है कि एक अदब से, एक ढंग से चलने वाली सोसाइटी। आज भी भारत में देखा जाए तो लगभग 70% या यूं कहें 67%, करंट रिपोर्ट के अनुसार, जो रीसेंट रिपोर्ट्स हैं उसके अनुसार 67% जो आबादी है वो गांव में रहती है, और कई गांव ऐसे हैं जो कि एक्सट्रीमली रिमोट एरियाज में हैं, और ऐसे रिमोट एरियाज के साथ जो कनेक्टिविटी है उसकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ जाती है। ऊपर से जो पुरुष प्रधान सोसाइटी हमारी है, जो हमारा समाज पुरुष प्रधान है, जहां पे महिलाओं को नहीं पुरुषों को प्राथमिकता दी जाती है, लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है, और ये कहा जाता है कि लड़कों को शिक्षा पे पहला अधिकार है, ऐसा इस सोसाइटी में माना जाता है। और उस सोसाइटी में अगर कोई कल को मान लीजिए प्राइमरी एजुकेशन के लिए, जो शुरुआती शिक्षा है उसके लिए अपनी बच्ची को भेजना भी चाहे, तो उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, कनेक्टिविटी भी नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से अपना सबसे पहले तो इंफ्रा आपको डेवलप करना होगा। बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स हुए, जो बेसिक स्कूल बिल्डिंग्स हुए, स्कूल बिल्डिंग्स के अंदर यूरिनल्स हुए, सेपरेट यूरिनल्स, बॉयज के लिए अलग, गर्ल्स के लिए अलग होने चाहिए, राइट, और बैठने की व्यवस्था अच्छे से होनी चाहिए। तो ये सारी बेसिक चीजें वहां तक पहुंचानी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो फार फ्लंग एरियाज है वहां तक। टीचर्स का चयन भी कई बार तो ये भी देखा गया है कि जो टीचर्स हैं, जो शिक्षक हैं, उनका भी चयन कुछ अजीब ही तरीके से होता है, और कई टीचर्स को भारत का राष्ट्रगान नहीं पता, कईयों को ये तक नहीं पता कि भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन है। ऐसे लोग विद्यालयों में शिक्षक बन के और भारत का भविष्य खराब कर रहे हैं, और कुछ नहीं। उसके अलावा बेसिक लेवल पे स्किल एंड बिजनेस ट्रेनिंग देना भी जरूरी है, क्योंकि सिर्फ देखिए, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, तो ट्रिग्नोमेट्री बच्चे को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही बात है कि उसे ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन उसको यह भी नॉलेज होनी चाहिए कि कल को चल के अगर वो कोई भी जॉब करता है या करती है, तो उस जॉब के दौरान अर्न की गई मनी का बाइफर्केशन कैसे करे, कि सेविंग्स में कितना डालना चाहिए और एक्सपेंसेस में कितना डालना चाहिए। फाइनेंशियल एजुकेशन की बात करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती है, इसके बारे में बात की जाए, और ज्यादा जरूरी है। और स्किल को इंप्रूव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद जो सबसे बड़ा इशू जो आता है वो है, एक टैबू वर्ड है, सेक्स। तो इसको लेके जो सेक्स एजुकेशन है स्कूल्स में, वो नहीं इम्पार्ट की जा रही है। एनसीईआरटी के करिकुलम में है, वहां पे एक सेपरेट चैप्टर डेजिग्नेटेड है, लेकिन जो टीचर्स हैं हमारे, वो मुखर नहीं है, वो प्रखर नहीं है, वो आगे आके इस बारे में बात नहीं करते। जल्दी जल्दी कहीं ना कहीं इवन सीबीएसई स्कूल्स का ये हाल है। मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताऊं तो सीबीएसई स्कूल्स का ये हाल है कि आज की डेट में अगर किसी को पनिशमेंट देनी होती है, किसी को सजा देनी होती है, किसी बच्चे को क्लास में, तो उसे कहा जाता है कि जाके लड़कियों के साथ बैठो। तो लड़कियों के साथ बैठना जिस देश में माना जाता है कि सजा है, उसे सजा के रूप से देखा जाता है, वहां पे सेक्स एजुकेशन एक बहुत बड़ा टैबू है। और ये जो वर्ड है, इस वर्ड को बोलने में ही, सेक्स को बोलने में ही लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा पाप कर दिया, हम बहुत ज्यादा अपवित्र हो गए। खैर, तो सेक्स एजुकेशन को इंपार्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है स्कूल्स में, क्योंकि जिस एज में
बच्चे हाई स्कूल्स में पहुंचते हैं, उस एज में प्यूबर्टी को रीच कर चुके होते हैं, एडोलेसेंट हो चुके होते हैं, जिसे हिंदी में हम कहें तो किशोरावस्था को वो पहुंच चुके होते हैं। और उस समय हार्मोन सेक्रीशन स्टॉप पे हैं, और अगर वो कुछ गलती कर गए तो फिर उसके बाद में उनकी हेल्थ पूरी की पूरी खराब रहेगी। तो इससे बेटर है कि हम उनसे ओपनली बात करें और इस बारे में एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं, राइट? क्योंकि अदरवाइज अगर ये अगर मैं आपको सिंपली एक छोटा सा फैक्ट बताऊं, तो अगर सेक्स एजुकेशन स्कूल्स में इंपार्ट नहीं हो रही है तो बच्चे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कहीं ना कहीं पोर्नोग्राफिक एडिक्शन की तरफ बढ़ने लगते हैं, एंड पोर्नोग्राफिक एडिक्शन इज वेरी 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 बैड। अगर आपको कभी समय मिले तो टेड बंडी, ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसके ऊपर क्लेम थे और इसको सजा भी हुई, मृत्यु दंड दिया गया इसे। 1970s टू 1980s इसने आतंक मचा रखा था यूएसए में। इसे बाद में गिरफ्तार किया गया। 86 प्लस मर्डर्स किए इसने लड़कियों के, और 86 प्लस मर्डर्स करने के बाद में इसको पकड़ा गया, इसको जेल हुई, इसको सजा सुनाई गई, मृत्यु दंड दिया गया। जब इससे रिपोर्टर्स ने इसके बाद इससे पूछा तो इसने बताया सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो जो वायलेंट क्राइम्स होते हैं उनके साथ जो जितने भी एक्यूज्ड हैं, जितने भी वो क्रिमिनल्स हैं, उन सबके साथ में प्रॉब्लम है पोर्नोग्राफिक एडिक्शन का। तो उस डायरेक्शन में बच्चों को जाने से रोकने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स, एंड टीचर्स एज वेल एज पेरेंट्स सभी इस बारे में मुखर होके, प्रखर होके अपने अपने बच्चों से बात करें, और वो करना जरूरी है। उसके अलावा अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरी है, अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज्यादा जरूरी है कि एज ऑफ मैरिज को अब अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके लिए अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए आज भी सोसाइटी में यही है कि लड़की बड़ी हो गई, 17 साल तक होते होते 16 साल तक, कई बार तो ये भी देखा गया है कि 15 साल की एज में भी लड़कियों की शादी कर दी जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उस सोसाइटी में ये एनकरेजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरी, ये अवेयरनेस की जरूरी है कहना कि बच्ची चाहे 15 की हो, 16 की हो, 17 की हो, 18 की हो, यदि उसके पढ़ने का मन है तो वो भले ही 25-30 पीएचडी करे, 35 साल लग जाए, शादी जरूरी नहीं, उसका भविष्य जरूरी है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन से नॉलेज, नॉलेज से स्किल, स्किल से जॉब, जॉब से इंडिपेंडेंसी, अपने पति पे, अपने पेरेंट्स पे, अपने भाई पे, अपने किसी भी रिलेटिव पे उस लड़की का डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, और अगर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी तो उसका फ्यूचर, उसकी लाइफ बहुत आसानी से कट सकती है, राइट? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ना कि आपने जबरदस्ती 15 की उम्र में लड़की का ब्याह करा दिया और उसको 2 साल बाद, 3 साल, 2 साल 3 साल के अंदर उसने 1-2 बच्चों को भी जन्म दे दिया, और 5 साल में पता चला 4 बच्चे हो गए, और उसके बाद में उसके शरीर के साथ में क्या हुआ वो तो आप समझ ही सकते हैं। सो दैट इज व्हाई इसको, एज को बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, राइट? उसके अलावा द कमिटी ऑल्सो ऑब्जर्व कि जब तक इसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे और विमेन एम्पावर नहीं होंगी, राइट, जब तक सोसाइटी के अंदर से ये बात नहीं आएगी तब तक आप कितना भी फोर्सफुली कर लीजिए, लॉज इफेक्टिव नहीं होंगे। तो लोगों को एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोगों तक ये बात पहुंचे, लोग इस चीज को एक्सेप्ट करें, और बेटियों को नॉट एज ए भार देखा जाए या बर्डन देखा जाए, बट क्योंकि कहीं ना कहीं, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सबसे जो भीषण युद्ध लड़ा गया लेनिनग्राड में, हैंड टू हैंड कॉम्बैट जिसे कहते हैं, मैं बताता हूं, ये रशिया में लेनिनग्राड है और सेंट पीटर्सबर्ग इसको अब बदल के इसका नाम किया गया है। तो खैर, लेनिनग्राड में जो जर्मन नाजी फोर्सेस हैं वो पहुंची, और जो जर्मन नाजी फोर्सेस हैं वहां पे पहुंचने के बाद में उन्होंने आतंक मचा दिया। आपको पता ही है कि जो जर्मन नाजी फोर्सेस थी,
अंडर द रूल ऑफ हिटलर उस जर्मन नाजी फोर्स का बहुत ही रूथलेस अटैक होता था और रशियन फाइटर्स इतने ज्यादा पेट्रियोटिक थे उस समय कि उन्होंने बहुत कांटे की टक्कर दी। और इनके फेवर में जो सबसे बड़ा टिपिंग पॉइंट रहा रशिया के, जिसके कारण जर्मन्स ने सोचा था, नाजीज ने सोचा था कि हम लोग इनको हरा देंगे। एंड नाजीज पॉलिसी क्या थी कि विमेन सिर्फ और सिर्फ किचन एंड बेडरूम के लिए बनी है। तो ये बारबेरिक एक सोसाइटी का एग्जांपल हुआ। रशियंस ने कॉम्बैट में किसको इंक्लूड किया? विमेन को इंक्लूड किया। और स्नाइपर्स इन्होंने एम्प्लॉय किए विमेन को, क्योंकि स्नाइपिंग की एक सबसे बड़ी जो खासियत होती है, खूबी होती है, वो स्नाइपर में होनी चाहिए पेशेंस की, धैर्य की, और औरतों से ज्यादा धैर्य किसी में हो नहीं सकता। सो वही पेशेंस को एम्प्लॉय किया और रशियन स्नाइपर्स ने चुन चुन के एक एक जर्मन नाजी सोल्जर को पीट के रख दिया, राइट। और दैट इज व्हाई लेनिनग्राड की बैटल रशिया जीता और उनको खदेड़ दिया गया। सो दैट अब आप समझ सकते हैं कि विमेन का इंक्लूड होना, इंक्लूसिव होना प्रोग्रेस में, सोसाइटी के प्रोग्रेस में कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो सोसाइटी एकदम केओस में चली जाएगी अगर सिर्फ मेन टेक ओवर करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने है तालिबान, राइट। विमेन के वो एक बारबेरिक सोसाइटी का एग्जांपल है। तालिबान जो रिजीम सेट कर रहा है अफगानिस्तान में, वो एक बारबेरिक सोसाइटी का एग्जांपल है। बारबेरियन सोसाइटी है वो, कहने का मतलब है जहां मेन सिर्फ रहेंगे और मेन ही हेड करेंगे सोसाइटी को, और एजुकेशन विमेन को डिनाई कर दी जाएगी, जल्दी उनकी शादी कर दी जाएगी, उनको सिर्फ किचन और बेडरूम का कमोडिटी समझा जाएगा। वहां पे उस सोसाइटी का कभी भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। गवर्नमेंट के अगले स्टेप्स क्या हैं? अब कैबिनेट अप्रूवल ये मिल चुका है, अगला स्टेप है अमेंडमेंट इन सब एक्ट्स में करने का। देखिए, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, इसमें अमेंडमेंट करना है। स्पेशल मैरिज एक्ट, इसमें अमेंडमेंट करना है। और पर्सनल लॉ हिंदू मैरिज एक्ट, इसमें भी अमेंडमेंट करना है। हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार 18 साल की एज मिनिमम होनी चाहिए, तो ये इसमें अमेंडमेंट करना जरूरी है। अब हिंदू मैरिज एक्ट देखिए कहता भी है कि 21 साल लड़के के लिए और 18 साल लड़की के लिए होना चाहिए, तो इसमें चेंज करना है और ये हो भी जाएगा। इस्लाम में मैरिज ऑफ माइनर हु हैज अटेन्ड प्यूबर्टी इज वैलिड, यानी कि वो बच्चा जिसकी प्यूबरिटी आ चुकी है, जो एडोलेसेंस को हासिल कर चुका है, भले ही वो प्यूबर्टी एज 9 इयर्स की हो, भले ही वो प्यूबर्टी एज आपकी 12 इयर्स की हो, भले ही वो 14 इयर्स की हो, अकॉर्डिंग टू इस्लाम शादी हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे चेंज करने की भी जरूरत है, राइट। और इसीलिए लोग बौखला भी रहे हैं कि विमेन को हक है। अरे यार, माइनर को अगर वोट डालने का हक नहीं है, एक बहुत बड़े डिसीजन मेकिंग में उसको आप पार्ट नहीं बना रहे हो, तो उसकी पूरी की पूरी लाइफ की जिम्मेदारी आप कैसे दे सकते हैं? और कहीं ना कहीं इसको देखना जरूरी हो जाता है। उसके अलावा स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, जो कि रेस्पेक्टिवली इस टर्म्स में किसकी तरह है? हिंदू मैरिज एक्ट की तरह। इन सबको चेंज करने की आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि इस लॉ को अगर लाना है तो इन सारे के सारे एक्ट्स में आपको चेंजेस, अमेंडमेंट्स लेके आने पड़ेंगे। अब जो असलियत में जो नीड है वो क्या है? देखिए, जेंडर न्यूट्रलिटी, ठीक है। जेंडर न्यूट्रलिटी इसलिए क्योंकि अगर मेल की अगर आपने 21 साल की है तो फीमेल की भी 21 ही होनी चाहिए। ऐसा भेदभाव क्यों कि मेल की आप 21 कर रहे हो और फीमेल जो है उनकी आप 18 रख रहे हो? तो ये जेंडर न्यूट्रलिटी को हटाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो जिस तरीके का ट्रीटमेंट, जिस तरीके के लॉज मेल्स के लिए हैं, वैसे ही फीमेल्स के लिए भी होने चाहिए, राइट। उसके बाद सबसे बड़ा फैक्टर आ जाता है, वो आ जाता है हेल्थ। देखिए, जैसे ही अर्ली एज में मैरिज होती है तो फिर कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट्स क्या होंगे? प्रेगनेंसीज। अर्ली एज प्रेगनेंसीज आएंगे तो उससे होगा क्या कि न्यूट्रिशनल लेवल्स, क्योंकि उस समय आप देखिए, अगर एडोलेसेंस की बात करें तो एडोलेसेंट एज में, टीन एज में बेसिकली, तो उस टीन एज में न्यूट्रिशनल लेवल बॉडी का डाउन होता है। एंड इनफैक्ट जो पर्सन जो अटेन कर रहा है, टीनेज से सफर कर रहा है, उसको न्यूट्रिशन की ज्यादा जरूरत होती है। और प्रेगनेंसी की वजह से ये न्यूट्रिशन बाइफरकेट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा।
तो न्यूट्रिशन लेवल ना मदर को अच्छा मिलेगा ना चाइल्ड को अच्छा मिलेगा। न्यूट्रिशन लेवल्स इन मदर एंड चाइल्ड ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, ड्रॉप हो जाएंगे, है कि नहीं, राइट। और उसके अलावा मेंटल हेल्थ वेलबींग भी सफर होता है, अफेक्ट होता है, बिकॉज प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा स्टेप है, राइट, जो एक बच्चे के ऊपर एक तरीके से डल जा रहा है। उसके बाद जो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स हैं, IMR, MMR, भारत एक मच 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 बेटर स्टेट है। हमारा फॉरेक्स रिजर्व दुनिया का चौथे नंबर का फॉरेक्स रिजर्व है। पाकिस्तान 230 बिलियन डॉलर के डेप्ट में है, कर्जे में है, फेल्ड स्टेट इसे कह सकते हैं, लेकिन उसका IMR और हमारा IMR लगभग सेम है। और ये बहुत बड़ी चिंताजनक विषय है, ये बहुत बड़ा चिंता करने की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है जो हम लोग देख रहे हैं। तो इसको भी इंप्रूव करना है, दैट इज व्हाई लीगल एज बार को रेज करने की जरूरत है। उसके बाद आती है एजुकेशन। देखिए, लेट शादी होगी तो लेट अगर शादी होगी तो एजुकेशन में भी प्रेफरेंस मिलेगी, और कहीं ना कहीं जो लड़कियां हैं उनको भी एजुकेट करने के लिए माता पिता आगे बढ़ेंगे। तो एजुकेशन एक प्राइमरी यहां पे कंसर्न है, और विमेन एजुकेट होंगी तो सोसाइटी का ओवरऑल इंप्रूवमेंट होगा, इंक्लूसिव सोसाइटी बनेगी, नॉट बारबेरिक सोसाइटी लाइक तालिबान एंड द जर्मन नाजीज। उसके बाद है साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी। देखिए, साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी का मतलब क्या है कि अगर हम लोग बात करें, अर्ली एज में शादी कर दी गई किसी भी महिला की, किसी भी लड़की की अर्ली एज में शादी कर दी गई, 18 से पहले शादी कर दी गई, तो उसमें क्या होगा कि अर्ली प्रेगनेंसी सफर करेंगे, और अर्ली प्रेगनेंसी की वजह से उनकी जो लाइफ है उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है कि लीगल एज बार को बढ़ा दिया जाता है, तो साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी का मतलब क्या है कि जो बर्थ कंट्रोल है उस पे, फैमिली प्लानिंग है उस पे, और कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उन पे बात की जा सकती है। अब आप सोचिए ना कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे को क्या ही पता है कि बर्थ कंट्रोल क्या होंगी, पिल्स क्या होंगी, कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं। इनफैक्ट सेक्स एजुकेशन का तो भारत में एक बहुत बड़ा टैबू है, तो इसके बारे में तो कोई बात करता ही नहीं है, भले ही वो आउट ऑफ बेडरूम हो या इनसाइड द बेडरूम, राइट। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हुए, फैमिली प्लानिंग हुआ, और स्किल डेवलपमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि इवन आफ्टर मैरिज भी लोग सीख सकते हैं, अपने स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अहम कहानी रह जाती है। तो साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी अटेन कर सकती है। उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिजेस, ये लॉ पास होता है तो देखिए, मान लीजिए अगर लड़का 21 साल का है, 21 साल 2 महीने का है ना, और लड़की जो है वो है 20 साल और 360 दिन, यानी कि 5 दिन बाद ही वो अपना 21वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली है। ये फैमिली प्रेशर, एवर कंजर्वेटिव फैमिली है, उस प्रेशर के चलते इलोप हो जाते हैं, कहीं भाग जाते हैं, जिसे लेमन टर्म्स में इंडिया में कहा जाता है भागना। तो अगर ये सो कॉल्ड भाग के घर छोड़ के जाते हैं एंड कहीं रहते हैं, शादी कर लेते हैं, एंड कंसेंशुअल दे अंडरगो कंसेंशुअल सेक्स, उसके बाद में होगा क्या कि आपने तो 21 साल से नीचे के मैरिज को क्रिमिनलाइज कर दिया है, तो अब ये जो लड़का है इसके ऊपर स्टैट्यूटरी रेप केस लग सकता है, बिकॉज, और ऐसा बहुत बार हुआ है, 18 साल से कम में ही है ना, अभी तो 18 साल वाला है, तो ऐसे ही बहुत बार देखा गया कि 17 साल कुछ दिन की लड़की है, गए बाहर, शादी की, कंसेंशुअल सेक्स हुआ आफ्टर दैट, एंड उसके बाद में बिकॉज लीगल टर्म्स में वो अभी भी माइनर या नाबालिग होने की वजह से स्टैट्यूटरी रेप केस लड़के पे लगा और उसे जेल हो गई, एंड फिर वापस से, या फिर अगर नहीं भी हुआ तो फिर उसको भेज दिया गया दोनों को अपनी एवर कंजर्वेटिव फैमिलीज के पास में, और फिर उनके साथ मार पीट और अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, मेंटल अब्यूज, सब कुछ टॉर्चर झेलना पड़ा। तो कहीं ना कहीं आपको इन टेक्निकलिटीज पे भी वर्क करना होगा, राइट। उसके बाद कोएर्सिव मेजर, देखिए ये तो जया जेटली कमिटी ने भी कहा
कि जब तक सोसाइटी के अंदर से ये बात निकल के नहीं आती, जब तक सोसाइटी खुद से इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती कि लीगल एज को बढ़ाना चाहिए मैरिज की, शादी इसमें नहीं करनी, तब तक आप इस लॉ को लाके कर भी क्या लेंगे, राइट? क्योंकि जैसे कि अगर हम लोग बात करें शेड्यूल्ड कास्ट की, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, तो इनमें शादियां थोड़ी सी जल्दी हो जाती हैं, बचपन में करा दी जाती है, तो इनको फिर लॉ ब्रेकर बनाया जाए, लॉ ब्रेकर ये कन्वर्ट होंगे, और लॉ ब्रेकर अगर इनको घोषित किया जाएगा, फिर म्यूटिनी होगी, सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस आएगा, तो ये कोएर्सिव मेजर है। तो इसीलिए जरूरी हो जाता है कि अवेयरनेस फैलाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि जो लोग इसे देख रहे हैं और मेरी बातों को समझ रहे हैं, प्लीज इन सब बातों को अपने आसपास भी फैलाइए, सबको अवेयर कीजिए, तभी सोसाइटी इंक्लूसिव डेवलपमेंट की तरफ चल पाएगी, राइट? उसके अलावा ऑटोनॉमी ऑफ विमेन, देखिए जो ये बात है ऑटोनॉमी ऑफ विमेन, ये बहुत ज्यादा उठाई जा रही है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, पॉलिटिसाइजेशन देखिए हमारे भारत में अभी बहुत देखा जा रहा है। कोई भी डिसीजन अगर सरकार लेती है, मैं ये नहीं कह रहा हर एक डिसीजन सही है, लेकिन कोई भी डिसीजन लेती है तो बिना उस पर विचार विमर्श किए हल्ला पहले मचने लगता है। तो ऑटोनॉमी ऑफ विमेन का मतलब ये है कि औरतों को अधिकार है अपनी किस एज में उनको शादी करनी है उसको लेकर। तो इस हिसाब से तो गुड्डे गुड़िया का खेल होता है 5 साल 6 साल में, तो जो खेल खेल में बच्चे ये भी कहते हैं कि मैं शादी इससे करूं या उससे करूं, तो इस हिसाब से तो उनका भी होना चाहिए, उनको भी ऑटोनॉमी होनी चाहिए। नहीं नहीं, कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जिन डिसीजंस के लिए गाइडेंस की जरूरत होती है, एंड दैट इज व्हाई ये इलीगल एज जो है इसको इंक्रीज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ना? क्योंकि आप हमेशा ऑटोनॉमी ऑफ विमेन के पर्दे के पीछे से ऐसी बातें नहीं कर सकते, राइट? सो दैट इज व्हाई ट्रू ऑटोनॉमी ऑफ विमेन तब आएगी, आप किसी भी लड़की से ये पूछिए कि क्या 15 साल में 16 साल में आपको शादी कर लेनी है, तो 99% ऑफ देम विल से नो, पढ़ना है या थोड़ा घर पे रहना है या इस स्किल को डेवलप करना है या ये सीखना है, वो एज है, राइट? कोई नहीं कहेगा। एंड आप हमेशा इसके आड़ में आके जो अच्छी चीज होने जा रही है उसको क्रिटिसाइज मत कीजिए। दैट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज एंड सो कॉल्ड पॉलिटिकल लीडर्स एंड जनता के सेवक। चलिए, तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इंफॉर्मेटिव रहा हो, अवेयर हुए हो आप, एंड प्लीज मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप इसे जितना हो सके सब तक शेयर करें एंड इन बातों को पहुंचाएं। थोड़ा सा लो फील कर रहा हूं, स्टिल आई एम मेकिंग वीडियोस एंड कमिंग टू यू गाइस जितना हो सके, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।